हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ऑलरेडी हम एक चैप्टर जो कि हिस्ट्री का था उसको डिस्कस कर रहे थे, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑलरेडी बहुत सारे इसके लेक्चर देख लिए और आज ये लेक्चर जो होने वाला है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ओके, सो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फीचर्स रहे। ओके, सो अल्टीमेटली ये काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो लास्ट स्टेज पे हमारा चैप्टर आ चुका है और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है रिगार्डिंग हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के एस्पेक्ट में भी। सो पेक्युलरिटीज क्या रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, वी विल डिस्कस इट। इसके पहले थोड़ा सा बैक अगर मैं जाऊं और आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, जब हमारे यहाँ पर लोगों ने स्पेशली क्लोथ को लेकर के, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, क्लोथ को लेकर के वो काफ़ी चूजी हो गए थे। हम ये भी बोल सकते हैं कि डिमांड के हिसाब से प्रोडक्टिविटी, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उनका पार्टिसिपेशन और मशीन्स का आ जाना, इन सभी चीज़ों से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे, मतलब ग्रोथ पर, डिमांड पर। और साथ ही साथ इंडिया के जो क्लोथ्स है, स्पेशली कॉटन क्लोथ्स, उनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल अब सब कुछ चीज़ों को एक तरफ रख दें और ये देखें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फीचर क्या रहा, तो वही हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिगार्ड करता है, डिस्कस करता है। इन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी यूरोपियन एजेंसीज थी जो कि अब कोशिश कर रही थी कि सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अब वो कंट्रोल कर सके, स्पेशली इंडिया में। तुम सभी जानते हो कि इंडिया के एस्पेक्ट में तो हमेशा से सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि लोगों ने यहाँ पे बहुत अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ में देखा, बहुत ऑप्शंस भी थे और नो डाउट हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज भी काफ़ी थे। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं एंड दे हैव सीन देमसेल्फ कि हम बहुत बेनिफिट में रहेंगे अगर हम हमारे हिसाब से काम करते हैं। तो कैरनेटिक रीजंस में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, तुम सभी जानते हो। कैरनेटिक वॉर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसके बारे में यही तो डिस्कस किया था कि वो लोग आपस में भी लड़ने लग गए थे हमारी टेरिटरीज को गेन करने के लिए। The reason was they wanted to establish control over the beverages like tea and coffee which was in demand worldwide। और यूरोप के अंदर तो तुम जानते ही हो कि इनकी डिमांड इतनी थी कि यहाँ पर लोगों को प्लांटेशन वर्क के लिए फोर्स किया जाता था कि आपको यही ग्रो करना है। नॉट इवन दीज टू काइंड ऑफ बेवरेजेस, बट हाँ और भी बहुत सारी चीजें थी लाइक माइनिंग के लिए, इंडिगो के लिए एंड जूट के लिए। ये वो चीजें थी जिनके लिए यहां के लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप लोगों को अब क्या करना है, इन चीजों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। और ये मैनेज करने वाली कुछ एजेंसीज थी जो कि इस काम को करती थी, ऑथराइज्ड एजेंसी फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये सारे इन सभी प्रोडक्शन को करने के लिए जरूरी था कि आप भारत में जो भी प्रोडक्शन सेल कर रहे हैं वो हाई अच्छी क्वालिटी का ना हो। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होता है तो फिर उसकी डिमांड जो एक्सपोर्ट करोगे उसके अंदर क्वालिटी आपको कम करनी पड़ेगी, क्वालिटी नो डाउट पहुंचेगी नहीं। तो अगर आपको भारत में बेचना है तब तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो ज़रूरी है भारत में मत बेचो, इनको आप वो सामान देना शुरू कर दो जो आपके यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। दो फायदे होंगे इससे कि यहाँ का जो सामान है अगर बाहर जा रहा है, हैंडमेड है, फाइन क्वालिटी का है, तो आपको मुनाफा ज़्यादा देगा। और वहाँ पर बनने वाला मशीन मेड है तो चीपर है, अल्टीमेटली आपको वहाँ से भी मुनाफा ज़्यादा होगा। तो ऐसे में इन एजेंसीज ने यही करना शुरू किया। अब कैसे हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचें, उसके लिए कुछ मूवमेंट भी, जैसे आपने पढ़ा होगा स्वदेशी मूवमेंट, इसका नाम जरूर सुना होगा। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये इम्पैक्ट पड़ने लगा कि हम लोग अब खुद की मैन्युफैक्चर्ड, खुद के बनाई हुई चीज़ों को ही यूज़ करेंगे। ये बात यहाँ पर बताएगी। ऑलरेडी हम सभी ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि जितने भी नेशनलिस्ट थे वो एम्फेसाइज कर रहे थे दैट पीपल मस्ट यूज द स्वदेशी गुड्स। उनको स्वदेशी गुड्स या इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ही यूज करना चाहिए। 2-3 चीज़ें होंगी उससे कि जो फॉरेन क्लोथ्स है अगर आप उनको बॉयकॉट कर दोगे तो आपके यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट आप खुद यूज कर पाओगे, जिसका सीधा मुनाफा मिलेगा किसको, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को। और नो डाउट यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती है।
क्योंकि वो आपसे बहुत सस्ते में ले रहे हैं और आपको बहुत महंगे में बेच रहे हैं, और सीधा मुनाफा दोनों तरफ से उन्हीं को हो रहा है। तो यहां पे ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते थे कि आप क्या करो, विदेशी प्रोडक्ट जो आपने सस्ते कर रखे हैं ना उसको महंगा करो, उस पर टैरिफ लगा दो। टैरिफ मतलब टैक्स लगा दो। टैक्स लगाओगी क्या होगा, उसका प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा, और यहां पे सीधा अब इंडियन बायर कंपेयर कर पाएगा आपके यहाँ के खुद के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी और आपके यहाँ से जो इंपोर्ट किया जा रहा है गुड्स है उसको भी। तो अल्टीमेटली उसको प्राइजेस हमारे यहाँ की चीपर लगेगी, तो बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल सकता था। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि जो भी लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे चीज़ों की, दे वर फोर्सिंग, प्रेशराइजिंग एक्चुअली टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट कि आप टैरिफ बढ़ा दीजिए, जिससे कि इस पर लेकिन वो करेंगे क्यों, अगर बढ़ा देते हैं तो उससे उनकी प्राइसेस राइज हो जाएगी और ऐसे में अल्टीमेटली आपका खुद का स्वदेशी प्रोडक्ट भी बिक सकेगा। सो ये है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न जिसने अफेक्ट किया था इसके आप बोल सकते हो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। तो इंपोर्ट को कम करने के लिए आपने ये तरीका बताया था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ऐसी एक पैरेलल और चीज है कि एक्सपोर्ट किया जाने लगा इंडियन यार्न टू द चाइना। अब जो चाइना, भारत का जो सूत था, भारत का जो धागा था, अब वो चाइना जो आप भेज रहे थे वो डिक्लाइन होने लग गया। क्यों? क्योंकि चाइना और जापान के अंदर जो मील्स थी, नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग लाइक अ फ्लड। ठीक है, बाढ़ के जैसे वो प्रोडक्ट जो थे अपने प्रोड्यूस कर रहे थे। ऐसे में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपने यहां को यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन, अब इन्होंने जो पहले धागा दिया करते थे, हमारे यहां से धागा जाता था, कपड़ा बन के आता था, ऐसा आपने सुना होगा। तो अब जो पहले हम धागा देते थे, धागे से अब हमने क्या कर दिया, उनको धागा देना बंद कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी मील्स जो थी वो प्रोडक्शन कर रही थी। अब हमने क्लोथ्स बनाना शुरू कर दिया और क्लोथ्स पीस वाइज हम बनाते थे, जैसे टॉल हो गया या धोती हो गई या साड़ी हो गई। अब ये जो क्लोथ्स बन रहे हैं, हमने क्लोथ्स बनाना शुरू कर दिया और लगभग इसको डबल कर दिया बिटवीन द 1900 टू 1912। इस दौरान द प्रोडक्टिविटी गोज डबल। तो ऐसे में ये जो प्रोडक्शन था कॉटन पीस गुड्स का वो डबल हो गया था इस ड्यूरेशन में, क्योंकि अब जो चाइना को हम भेज रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे धागा, उसकी जगह पर हम क्लोथ्स बनाना शुरू कर चुके थे। क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये भी हमारा टॉपिक, ऑलरेडी हमने इसको मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी पढ़ा है, साथ ही साथ नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हमने देखा कि इंडियन मार्केट पे वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वो भी ऑलरेडी हमने देखा है। नहीं देखा है आपने अगर, तो प्लीज़ जा करके पहले वो वाले टॉपिक्स भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, स्टडी कीजिएगा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे सिचुएशन बहुत ड्रामेटिकली चेंज होती है। ब्रिटिशर्स ने जितनी भी मिल्स वगैरह यहाँ पे स्टैब्लिश कर रखी थी, उनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो करने लग गई। लेकिन वहां पर केवल होता क्या था, वहां पर देखो, जहां पर भी वॉर हो रहा है बड़ा मुश्किल हो जाएगा होस्ट कंट्री के लिए कि वो दूसरे प्लेसेस पर जाकर के वहां पर अपने चीज़ों के जो आर्मी को नीड है वो सारी चीज़ें वहां पर पहुंचाए। तो व्हाट वुड बी देयर, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि वहीं पर कोई ऐसा उनको मिल जाए प्लेस जहां पर वो अपनी प्रोडक्टिविटी कर सके और जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सकें। तो ऐसे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सिचुएशन बदली। जो ब्रिटिश मिल्स थी वो काफ़ी बिजी हो चुकी थी कि वॉर के अंदर जो चीज़ें काम में आ रही है उन चीज़ों को, आर्मी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्शन करें। मैनचेस्टर से इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन। अब क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर क्लोथ्स, कपड़ा जो मैन्युफैक्चर हो रहा था, नाउ इट वाज बिजी टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स विच वर नीडेड इन द वॉर, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जो कपड़ा आ रहा था उसका प्रोडक्शन कम हो गया, डिक्लाइन हुआ। भारत के अंदर भी लोगों को अब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। कैसे? क्योंकि अचानक से इंडियन मील्स के पास में बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। अब तेजी से मार्केट आपको मिल गया दो तरीके से। पहला, आपको जो वॉर के अंदर काम में आने वाली चीजें हैं वो भी बनानी है, और यहां क्योंकि मैनचेस्टर से अब नहीं आ रहा है आपके पास में टेक्सटाइल, तो नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस फॉर योर ओन यूजेस। आपको अपने यूजेस के लिए भी प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी है। तो दिस वाज आल्सो डन। ऐसे में नई जो फैक्ट्रीज थी वो भी सेटअप हुई, साथ ही साथ जो पुरानी फैक्ट्रीज थी अब वो अलग अलग शिफ्ट में काम करने लगी, जो लगातार काफी
बहुत स्लो प्रोसेस में थी एंड नीड्स लगभग नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ की चीज़ों को सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनाया जाता था, हम खुद तो वैसे भी काम में नहीं लेते थे। वॉर लंबी चली, यहाँ पे इंडियन फैक्ट्रीज को अब क्लोथ्स या दूसरे यूटेंशियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाने लगा, बिकॉज लगातार क्या हो रहा था, मतलब वॉर बहुत प्रोलॉन्ग हुई, तो ऐसे में जो भी चीज़ें नीडेड थी, जैसे यूनिफॉर्म हुआ या फिर कोई कैरी बैग्स हुए, इन सब को बनाने के लिए भारत को फोर्स किया जाने लगा, या भारत को कहा जाने लगा दैट यू मस्ट प्रोड्यूस दीज थिंग्स बिकॉज वी नीड इट। और उस टाइम हम क्योंकि कॉलोनी थे, दिस इज द रीजन कि हमें क्या करना पड़ा, प्रोडक्शन करना पड़ा। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा हुआ, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा हुआ। यहाँ पे चाहे वो लेदर का हो, चाहे वो हॉर्स के लिए हॉर्स का जो भी उसके ऊपर चाहे काठी हो, मतलब वो बोलते हैं ना अपन घोड़े के पैर के नीचे उसका जो शू मतलब होल कहते हैं ना, जो भी बेस होता है वो हो, इन सबको प्रोडक्शन करने का, टेंट बनाने का, वाटरप्रूफ थिंग्स या लेदर जो चीज़ें थी, बैग्स हों, चाहे और दूसरे कोई चीज़ें रखने के लिए हो, जैसे नाइफ रखने के लिए हो, या फिर और कुछ चीज़ों को सेव करने के लिए हो, शील्ड बनाने के लिए हो, उन सब चीज़ों का भी प्रोडक्शन भारत के अंदर होने लगा था। बहुत सारे नए वर्कर्स को भी अपॉइंट किया जाता था और हर कोई बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन तक काम करता था, जिससे कि उनको और ज़्यादा मुनाफा हो सके। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा कुछ हो पाए कि इतने बड़े लेवल पे बूम आ सके, बट नाउ इट वाज अ टाइम जब बहुत बड़े पैमाने पर बूम आया भारत के अंदर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये इंपैक्ट पड़ा। नाउ सी द नेक्स्ट। अब देखो, अभी हमने ये पढ़ा था कि क्या कंडीशन हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियन इंडस्ट्रीज पे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली तो पॉजिटिव इंपैक्ट ही कहोगे आप, बट क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चेंजेस आए, वो सारी बातें हमने पढ़ी। उसके साथ में कुछ चीज़ें और ऐड की है, जैसे इफ़ यू विल सी कि वॉर के बाद में जो मैनचेस्टर था, आप सभी जानते हो मैनचेस्टर वाज द प्लेस वेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ सच टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज ऑन द हाईएस्ट पेस, या आप बोल सकते हो बूम पे था। तो ऐसे में जो मैनचेस्टर था वो अपनी इस पोजीशन को इंडिया में कभी भी रिकैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि वॉर के अंदर उन्होंने सारा टेक्सटाइल बंद करके सब कुछ वो चीजें प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था जो कि वॉर में इंपॉर्टेंट थी। अब ऐसे में वो जो कंडीशंस थी वो वापस से ये रिकैप्चर नहीं कर पाए ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट। साथ ही साथ ये मॉडर्नाइज भी नहीं कर पा रहे थे, यूएस के साथ कंपीट भी नहीं कर पा रहे थे, जर्मनी के साथ भी नहीं और जापान के साथ भी नहीं। ऐसे में जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो कॉटन प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर देखा जाए तो काफी ज्यादा कोलैप्स होती गई। रीजन, पहले तो बहुत बूम पर आई, पीस पर, मतलब आप पीक कह सकते हो, क्या कहते हैं, पीक ना, तो पीक पर आई, बट उसके बाद धीरे धीरे ये ड्रास्टिकली डाउन होती गई। ऐसे में यहां पे आप यही कहेंगे कि इट वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्मॉल बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि हाईएस्ट पेस पे काम नहीं कर रहे थे। तो दैट फैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम सभी जानते हैं 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन था। तो इस टाइम ड्यूरेशन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने अपना डोमिनेशन बनाना शुरू किया। कैसे? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर बिजनेसेस, अब वो उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें, 14 से थोड़े से पहले की बात करें, तो स्पेशली इंडिया में बात कर रहे हैं हम, तो अगर इंडस्ट्रीज के बारे में, छोटी इंडस्ट्रीज के बारे में आप देख रहे हो, तो इनका जो ग्रोथ था वो स्लो था बट कॉन्टिन्यूस था। ओके, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही छोटे तमके के पास में, एक ग्रुप के पास में थी, तो ऑफ कोर्स उनका पेस काफी ज्यादा होगा, तेजी से ग्रो तो कर रहे होंगे लेकिन एक लार्ज एरिया को वो कवर नहीं कर रहे होंगे। तो दिस इज द रीजन कि छोटे जो बिजनेस थे, छोटी जो इंडस्ट्रीज थी वो काफी बड़े तादाद में थी, बट बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही छोटे ग्रुप के पास, उस टाइम पर छोटे ग्रुप के पास थी, बट उनका जो डेवलपमेंट था वो तेजी से हो रहा था। इकोनॉमिकल सेगमेंट में अगर हम इकोनॉमी में, ओवरऑल इकोनॉमी में बात करें इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन उनका नाम और उनका जो वर्क था वो बड़े पैमाने पर था। बट छोटी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, और जब वॉर हो गया उसके बाद दे हैव गॉट द हाईएस्ट पेस, बिकॉज
अगर इसका मैं डेटा के हिसाब से बताऊं तो लगभग मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911 वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे एंड दिस वाज द प्लेस। बॉम्बे एंड बंगाल की बात करते हैं तो दिस वाज द प्लेस जहां पे जूट टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल बहुत तेजी से बूम कर रही थी और यही रीजन था कि ये प्लेसेस टेक्सटाइल के लिए काफी लंबे टाइम तक जाने गए। ओके, बॉम्बे हो गया, फिर इससे पैरेलल इसके गुजरात हो गया, ये वाले इलाके आगे चल करके काफी ज्यादा डेवलप हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से। ओके, अब ऐसा हुआ क्यों, ये सारी चीजें आखिर हुई क्यों, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जो इंपोर्ट हमारे यहां था, जो मशीन मेड गुड्स हमारे यहां थी, वो उतने ज्यादा अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दे वर बिजी इन देयर वॉर्स, और ऐसे में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा वो चेंजेस कर सके। इसके अलावा भारत के जो कारखाना था, भारत का जो कारीगर था, उसने भी अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर लिया था, उसने भी अपने आप को थोड़ा सा एडवांस कर लिया था आई शुड से। वो कैसे था, देखिए, अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तो इस टाइम पर जो क्लॉथ्स प्रोडक्शन होता था वो हैंडलूम्स में होता था। हैंडलूम्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, एक लूम होती है, एक मशीन होती है जिसमें आप जो धागा होता है वो डाल देते हैं और उससे फिर एक प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद में वो जो एक तरीके से मशीन क्या करती है, उन सभी धागों को एक जगह लेकर आती जाती है जिससे कि वो धागे आपस में जुड़ते हैं और एक कपड़ा बना देते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं बताऊं तो यहां पर इनका प्रोडक्शन धीरे धीरे पेस पकड़ने लगा। इसका रीजन एक ये भी था, यहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया था। सेकंड डिकेड्स की बात करें, मतलब 1920 के आसपास की बात करें, तो यहां पर एक फ्लाई शटल का इन्वेंशन हो चुका था एंड फ्लाई शटल की इन्वेंशन से बहुत बदलाव आए बड़े बड़े। कैसे? फ्लाइंग शटल होती क्या है पहले तो वो समझना तुम्हें जरूरी है, अदरवाइज तो तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आएगी। देखो, ये होता है फ्लाइंग शटल। अब ये जो फ्लाइंग शटल है ये क्या करती है, इसमें देखो धागे होते हैं रंग बिरंगे, ठीक है, और ये नोक होती है, इसके पीछे इसको फेंका जाता है। मतलब वो जो लूम होता है ना, उस लूम को ऐसे खींचा जाएगा, फिर नीचे बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, इस धागे को लिया जाएगा, जो भी रंग बिरंगा धागा होगा, इसको ऐसे फेंका जाएगा, वहां से निकाला जाएगा। इसका एक मतलब आप कह सकते हो श्रेड, जो थ्रेड है वो उसका एक पूरा का पूरा जो लेयर है वो उसके अंदर चला जाएगा, जिसको आप एक जगह पे पिरोना चाह रहे हो। मतलब अब आप रंग बिरंगे कलरफुल या फिर डिजाइनर चीजें भी मैन्युफैक्चर कर सकते थे। इसमें एक और चीज अच्छी होती थी, इससे इसकी स्पीड जो होती थी वो बूस्ट हो जाती थी। तो दिस इज द रीजन कि यहां पर बहुत तेजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, स्पीड अप हो गया, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा, डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी, और यहां पर लेबर, अब जो मशीन, ये एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये था कि डिमांड बढ़ रही थी और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। जो मशीन थी नाउ इट वाज एडवांस्ड मशीन। लेकिन एक जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि जो कारीगर टेक्निकली एडवांस नहीं थे या जो इनके बारे में नहीं जानते थे, उनका जो वर्क था वो अब नहीं रहा, डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया लेबर नीड। हालांकि अब लोग, क्योंकि लेबर नीडेड ही नहीं होगा, इंडस्ट्रीज अब डेवलप हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही यही है कि इंडस्ट्रीज आ जाएगी तो जो हैंडवर्क है वो कम हो जाएगा, तो अब वो सारी चीजें मशीन करने लगी। अब आज हमारे यहाँ क्या होता है, आज भी कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो मैक्सिमम चीजें मशीन के थ्रू हो रही है, और मशीन क्या कर रही है, उसको बहुत ही फाइन तरीके से कर रही है, तो लेबर की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। 1941 तक आते आते 35% हैंडलूम्स इंडिया के अंदर वो फ्लाई शटल के लिए फिट हो गए। मतलब उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपने उस इक्विपमेंट में, अपने उस लूम के अंदर एडजस्ट कर लिया, लगभग 35%। यहां पे त्रिवेंद्रम, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, यहां पर अधिकतर ये वो रीजंस थे जहां पर ऐसा हुआ था। अगर प्रपोर्शन की बात करें तो इन सभी के अंदर 70 से 80%, बाकी बचे हुए 20-30% पूरे भारत के अंदर, बाकी अधिकतर जगह पर सारे ये फिटेड थे, यहीं पर ये लूम्स वगैरह का यूज होना ज्यादा देखा गया था। दूसरे छोटे छोटे इनोवेशंस भी काफी तेजी से होने लगे थे, तो इन्होंने भी काफी हेल्प की हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। ऑलरेडी इसके बारे में तुमने पढ़ लिया है, ठीक है, कि ये तो बहुत छोटा सा एक फ्लाइंग शटल, तो फ्लाई शटल या फ्लाइंग शटल दोनों एक ही है। अगर कहीं पर फ्लाइंग शटल आता है तो भी इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आजकल तो क्या होता है, आजकल तो इस फ्लाइंग शटल की जगह ये तो एक मैनुअल काम हो गया, उसके अंदर क्या करती है मशीन, जैसे एक यहां से हैंड होता है, वो यहां पर इस शटल का एक हिस्सा दे देती है, दूसरे वाला हैंड से एक और हिस्सा आता है और ये थ्रेड को लेके चला जाता है।
इस तरह से यहाँ पे नुक होते हैं और ये इसको इस तरह से बेंड करते हैं, वहां से उस थ्रेड को लेते हैं, दूसरे थ्रेड को दूसरी तरफ दे देते हैं, तो और भी डिजाइनर क्लोथ्स यहाँ पे बन जाते हैं, रंग बिरंगे आपको डिजाइन्स या फिर कलर देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा था, अट्रैक्शन को बढ़ा रहा था रिगार्डिंग हमारे हैंडमेड क्लोथ्स के लिए, तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसमें भी टेक्नोलॉजी ने ही हेल्प करी और यही इसका एसेंस है कि हम कहाँ आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अब देखो और क्या हुआ, इसके साथ और क्या चीजें जुड़ी हुई है। यहां पे कुछ मोटे कॉजर क्लोथ्स और जो फाइन वैरायटी के क्लोथ्स हैं उनकी भी कंडीशंस क्या थी। कोजर क्लोथ्स मतलब बहुत मोटे जो कपड़े होते हैं, भारी जो कपड़े होते हैं, जो लंबे टाइम तक चलें, इस तरह के जो क्लोथ्स थे वो गरीब लोगों के लिए प्रेफर किए जाते थे। और जो काफ़ी फाइन थे, पतले होते थे, महीन होते थे, आपने सुना होगा ना, रेशम का हो गया या फिर आपके इसके अलावा फाइन कॉटन का कोई क्लोथ्स हो गया, तो वो काफ़ी हल्के होते हैं और इजी, मतलब इजी नहीं होते, उनको बहुत अच्छे से केयर करके रखना होता है, अदरवाइज खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो कपड़े थे इनका भी डिवीजन हो रहा था अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, ठीक है। तो जो पुअर कम्युनिटी थी वो किस तरह से कोजर क्लोथ्स खरीदती थी, मोटे भारी कपड़े खरीदते थे जिनको बार बार उनको खरीदना ना पड़े, बदलना ना पड़े और डेलीकेट तरीके से नहीं रखना पड़े। जबकि ये जो फाइन तरीके का या फाइन वैरायटी का जो फाइबर होता था, क्लोथ्स होता था, उसको काफ़ी ज़्यादा डेलीकेट मैनर में ट्रीट किया जाता था, उसको रख रखाव भी उसका बहुत भारी था, मेंटेनेंस भी काफ़ी भारी था। इसलिए ये रिच कम्युनिटी या फिर आप बोलते हो अल्टर रिच कम्युनिटी के लिए ही अफोर्डेबल थे। सो यहां पर डिवीजन अगर हम करें तो पुअर कम्युनिटी उनको, और क्योंकि इसकी टाइम टू टाइम जो नीड होगी वो भी काफ़ी तेज़ी से होगी, हमारे यहाँ पे कम्युनिटी भी काफ़ी पुअर थी। ऐसे हिस्से में आप ये मान सकते हो कि जिस तरह का ये काम करते थे, जिस तरह का इनका रहन सहन था, उसके लिए दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स वर सूटेबल। और ऐसे में अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए इस तरह का कोई हार्श काम नहीं था, सो दे वर फिटेड इन सच काइंड ऑफ फाइन वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। ओके, सो यहां पर यही बताया कि जब पुअर, जिनके पास खाने के लिए कम था, इनके पास कैश इनकम कम थी, तो वो बार बार क्लोथ्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दिस वाज द रीजन कि वो दूसरे क्लोथ्स की तरफ शिफ्ट होते थे जो कि एक बार खरीदते और लंबे टाइम तक एग्जिस्टेंस में रह सके उनके लिए। और जो दूसरे फाइनर काइंड ऑफ वैरायटी के क्लोथ्स थे वो वेल टू डू फैमिलीज के अंदर ही सूटेबल थे, जिनको काफ़ी अच्छे से रखा जाता था, स्टेटस सिंबल भी उनको माना जाता था। जो रिच क्लास होती थी वो उनको खरीदती थी, पुअर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जैसे यहाँ पर भी डिवीजन किया गया है, या जैसे बनारसी साड़ी का नाम आपने सुना होगा, बनारसी साड़ी हो चाहे बालूचारी, आपने सुना होगा, बलूचारी भी बोलते हैं इसको। तो वो जो साड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट तरीके से रखने की होती है, काफ़ी महंगी भी होती है। अभी भी बहुत बनारसी साड़ी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये उस टाइम पर भी चलती थी। इवन जो लुंगी होती थी ना, वो लुंगी भी काफ़ी ज़्यादा वुलन बॉर्डर्ड लुंगीज, हैंडक्राफ्ट्स, जो कि हैंडकरचीफ्स होते हैं, काइंड ऑफ छोटे छोटे रुमाल काइंड ऑफ होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, फाइन क्लोथ्स के होते थे, फाइन वैरायटी के थ्रेड से बनाए जाते थे। इसलिए ये भी डिवाइडेड किए गए थे, डिवीज़न किया गया था इनका भी। और यूजेस के हिसाब से भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पुअर और रिच अपने हिसाब से अपने लिए कपड़े या फिर वो जो दूसरे यूटेंसिल्स हैं, देवर काइंड ऑफ हैबिचुअल थे। ओके, सो आगे देखें, बहुत छोटा सा हिस्सा बाकी है अब आपके इस चैप्टर का, कि अगर हम इंडियन वीवर्स की बात करें, उनकी लाइफ किस तरह की थी, तो नो डाउट अगर आप इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे, तो यू विल फाइंड कि इनके जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ आया तो कुछ को तो बेनिफिट मिला जो कि स्किल्ड थे, और कुछ बेनिफिटेड नहीं हो पाए ड्यू टू सो मेनी रीजंस आर देयर। वीवर्स हो चाहे कोई क्राफ्ट पर्सन हो, तो इनका प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था 20वीं सेंचुरी में, बट मतलब उस पेस पे नहीं था और इतना ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं था कि इनको सारे ड्रॉबैक्स हैं उनसे बाहर निकाल सके। लाइफ काफ़ी हार्श होती थी, वर्किंग आवर काफ़ी ज़्यादा होते थे। इनके पूरे हाउस होल्ड के अंदर जो विमेन एंड जो चिल्ड्रन होते थे वो भी उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे। एंड दिस वॉज नॉट अ सिंपल काइंड ऑफ के पास्ट के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर जिस तरह से ये लोग रह रहे थे, अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद में ये उनकी लाइफ बेहतर हो गई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह से
वो पास्ट में थे, उसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी रहे, ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट इन पर नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पर मैंने एक आपको हैंड वुलन क्लोथ का फोटोग्राफ दिखाया है। ये एक तरीके से हाथ से बनाया हुआ वूल का एक बहुत ही फाइन आर्ट था, जो कि उस टाइम पर लोग अमूमन केवल वही लोग अफोर्ड कर पाते थे जो इसकी कीमत एक्चुअल में जानते भी थे और पे भी कर सकते थे। तो ये क्या था, हाथ से बनाया हुआ था। और दूसरा एक और यहाँ पर जो मैप है जो आपको बताता है कि जहाँ पे बड़े डॉट्स हैं दैट रिप्रेजेंट कि यहाँ पर ज़्यादा हैंडमेड क्लोथ्स का काम होता था। सो लोकेशन जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप की गई थी टिल 1931 वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे जो सर्कल है, जितना इसका साइज है उस हिसाब से आप बोल सकते हो या मान सकते हो कि यहाँ पर उतना प्रोडक्शन हुआ करता था। स्पेशली बंगाल और बॉम्बे, मैंने आपको बताया कि दो ऐसे हब थे जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी तेज़ी से या लार्ज स्केल इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। और इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप स्पेशली बात करें तो इंडस्ट्रीज में भारत के अंदर तो केवल और केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी थी जो बहुत तेजी से पेस अपना गेन कर रही थी। बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज भी छोटी में, मैंने अभी बोला था ना आपको, छोटी इंडस्ट्री भी स्टडीड थी, बट लार्ज स्केल में तेजी से रैपिडली जिसने ग्रोथ गेन की, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्चुअल बेनिफिट जिनको मिला वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर इज मार्केट फॉर द गुड्स। ये जो मार्केट है, बाजार, चाहे कोई भी आपने प्रोडक्शन किया हो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू, मशीनरीज के थ्रू, हाथ के थ्रू, आपके स्किल्स के थ्रू, उनको लोगों तक पहुंचाने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। तो ब्रिटिशर्स ने, अगर हम ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर दे हैव एक्चुअली अटेम्प्टेड सो मेनी थिंग्स कि किस तरह से वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि मैनचेस्टर वाला भी एग्जांपल हमने देखा कि उनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उन्होंने यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेडर्स को कॉलोनियल कंट्रोल में रखने के लिए, अब हम आगे और पीछे दोनों की बातें समझने की कोशिश करते हैं, दैट अगर वॉर के पहले की बात करें तो उन्होंने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया हमारे लोगों को सामान खरीदने के लिए, एंड वॉर के बाद में क्या इंपैक्ट पड़ा हमारी इंडस्ट्रीज का लोगों के ऊपर, कि ये जो हमारे यहाँ की खुद की इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे यहाँ की खुद की प्रोडक्शन है, उसको क्यों हमें यूज करना चाहिए। वो अगर दोनों चीजें समझें तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही की रोल प्ले करते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स दे हैव यूज्ड टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। द फर्स्ट थिंग इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के थ्रू उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे अब ये एडवर्टीजमेंट अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉलोनी की, तो आप अगर यहां पे एक फोटो देखेंगे, देखो यहां महाराजा रणजीत सिंह की फोटो है और ये क्या है, यहां पे मैनचेस्टर लेबल। अब देखो यहाँ हिस्टोरिकल फिगर है जिसमें क्रिएट किया गया है रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। अब जहां पर जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, चाहे इनका जहां पर ये बैठे हुए हैं वो, यहाँ पर इनकी ये जो यूनिफॉर्म है वो, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बताई गई कि कहाँ पे, मैनचेस्टर। ये देखो ये लिख रहा होगा, मैनचेस्टर दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। बॉम्बे वाला हिस्सा है यहाँ पे मैनचेस्टर, ये देखो ये रहा मैनचेस्टर। तो यहां पर ये जो पोस्टर बनाया गया ना, उसमें भी लेबलिंग करी गई है मैनचेस्टर की। अब ये मैनचेस्टर क्या बताता है, कपड़े, टेक्सटाइल। अब ये जो टेक्सटाइल बता रहा है अल्टीमेटली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये आपने फोटो छाप दी किसकी, महाराजा रणजीत सिंह की फोटो छाप दी। अब इसके अंदर आपने बॉम्बे, कैलकाटा, इन सबको भी मेंशन कर दिया और इधर आपने मैनचेस्टर को भी मेंशन कर दिया। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा उन सभी लोगों को जो कि जुड़े हुए होंगे इससे, महाराजा रणजीत सिंह जी से। ओके, सो यहां पर एडवर्टाइजमेंट का भी काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। काफी ज्यादा नेसेसरी था कि इनका नाम विजिबल हो। ओके, एंड इट वॉज काइंड ऑफ गेम जो कि ये प्ले करते थे लोगों के दिमाग के साथ और क्रिएट करते थे उनके लिए नई नीड के। राजा जी भी यूज कर रहे हैं, इनका भी ट्रस्ट है इस पे, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, जो भी सेलेब्स होते हैं वो बेसिकली इसीलिए उसमें दिखाए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ में, कि अगर आप किस तरह से उसको पढ़ोगे, किस तरह से उसको समझोगे, कि अगर वो ट्रस्ट कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। वो इतना बड़ा एक्टर होने के बाद उस पर ट्रस्ट कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। तो ऐसे ही उस टाइम पर भी था। ये कोई मतलब आप सोचो कितना बड़ा गेम प्ले था कि एक राजा को एक कॉलोनियल प्रोडक्टिविटी के साथ में प्रोडक्शन को जोड़ते हुए दिखाया गया कि ये भी आपका इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। ये लॉयल्टी को भी शो करता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और इस तरह से इन्होंने नए नए कल्चर है, जो नए नए चीज़ें हैं उसको भी अडॉप्ट किया। साथ ही साथ एक और फोटो यहाँ पर है, इंडियन मील
भारतीय जो मील था उसका कपड़ा, देखो यहाँ पे भारत माता कह दो, देवी कह दो, गॉडेस कह दो, कोई भी कुछ भी मान सकते हो, गॉडेस माने तो ज्यादा अच्छा, कि इन्होंने क्या किया है, देखो ये एक फीमेल को और एक मेल को कपड़े दे रही हैं। कपड़े दे रही हैं मतलब ये इनको हैंडमेड क्लोथ, जो हमारे यहाँ के बनाए हुए कपड़े हैं, हमारे यहाँ की जो इंडियन मील के बनाए हुए कपड़े हैं उनको दे रही है, और कह रही है लोगों को कि भैया भारत में बने हुए कपड़ों को ही आप यूज करो। तो इस तरह से चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो इंडियन हो, ये दोनों ही एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस वाज रियली इम्पैक्टफुल एक्शन जो कि इन्होंने किया, और इस एक्शन के थ्रू इनकी प्रोडक्टिविटी और इनका जो सेल था नो डाउट वो बढ़ा। और लेबलिंग अभी हमने पढ़ा था, जैसे मैनचेस्टर का लेबल था, केवल एक ऐसा नहीं, हर जगह पर ये लेबलिंग करते थे, हर जगह पर इनका लेबल हुआ करता था, ठीक है। तो जो मैनचेस्टर था, मैनचेस्टर के अंदर जितनी भी चीजें बनती थी उसको ये एक तरीके से बड़े बड़े नाम प्रिंट कराते थे, और उसको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर या तो स्टिच करते थे या उसको किसी भी तरीके से प्रिंट वगैरह करवाते थे। तो उससे होता क्या था, जब लोग पढ़ते थे मैनचेस्टर तो उनके दिमाग में चीज़ क्लियर हो जाती थी, विदेश से आया है तो इसकी क्वालिटी काफ़ी फाइन होगी। तो ये लेबलिंग भी एक बहुत बड़ा की रोल इसने प्ले किया सेल करने में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर ही बताई है, मेड इन मैनचेस्टर। जब भी लोग देखते थे तो उनको लगता था बड़े बड़े बोल्ड अक्षर्स में, लेटर्स में, कि उनको फील होता था कॉन्फिडेंट कि इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी फाइन होगा, और साथ ही साथ ये काफ़ी ब्यूटीफुली दिखाया जाता था, जिससे कि लोग उसको दिखाते भी थे, शो ऑफ भी करते थे कि देखो भाई मैनचेस्टर से, जैसे अभी होता है ना, किसी ब्रांड का आपने क्लोथ पहन लिया तो आप उस ब्रांड को थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते हो, तो वैसा ही यहाँ पर भी होता था। कैलेंडर्स, इसने भी बहुत बड़ा की रोल प्ले किया। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही थी मील्स वगैरह, चाहे भारत की हो चाहे विदेशी हो, ये कैलेंडर्स छापते थे। उस टाइम पर लोगों को चाहे पढ़ना आता हो चाहे नहीं आता हो, तो वो कैलेंडर छापने के बाद में कि भाई कौन सी तिथि चल रही है, कौन सी डेट चल रही है, ये बड़े पैमाने पर अपने ब्रांडिंग्स के साथ में अलग अलग चीज़ों को उस पर प्रिंट करके फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब जैसे कोई चाय वाला है या कोई दूसरा शॉपकीपर है, वो क्या करता था, उन चीज़ों को अपने हैंग कर लेता था, और हैंग करने के बाद में वो एक तरीके से डायरेक्टली पब्लिसिटी हो जाती थी उस कंपनी की, और लोग अट्रैक्ट भी होते थे, नो डाउट। तो दिस इज द रीजन कि कैलेंडर्स भी वन ऑफ द फैक्टर्स दे यूज्ड फॉर प्रमोट देयर प्रोडक्ट। ओके, तो ये वाली चीज़ भी है, वो लोग इमेजिन कर लेते थे, रात दिन देखते थे। और हाँ, एक चीज और, इन कैलेंडर्स में से गॉड एंड गॉडेस की फोटोज भी लगाई जाती थी, भगवानों की फोटो भी लगा देते थे, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट और बढ़ सके। यहां पर इसी चीज को हमने नेक्स्ट टॉपिक में देखा, गॉड गॉडेस या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे उनकी, जैसे राजा हो गया, कोई रॉयल फैमिली से हो गया, उनकी जो पोर्ट्रेट है, उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको भी प्रिंट करते थे। और इससे होता क्या था, वही चीज़ लोगों के दिमाग में बैठता था कि ये लोग ट्रस्ट करते हैं, भगवान भी हमें कह रहे हैं, भगवान के द्वारा स्वीकृत है एंड ऑल, जो भी, क्योंकि उस टाइम पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, वो उसी चीज़ को इमेजिन करते थे जैसा उनको सोचने के लिए कहा जाता था, मजबूर किया जाता था। तो इनकी फोटोग्राफ लगाने से, एम्पीरियर या फिर नवाब वगैरह उनकी फोटो लगाने से उनके ऊपर ऑटोमेटिकली फेथ हो जाता था उन प्रोडक्ट्स पे, और उसको आप डिसग्रेस नहीं करते थे, रेस्पेक्ट के साथ देखते थे, बिकॉज उस टाइम पर अपने भगवानों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए हमारे यहाँ पे फेथ होता था, ट्रस्ट होता था, रेस्पेक्ट होता था। तो अगर उनके लिए उनकी फोटो लगी है तो यू विल पे रेस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ वो जानते थे, इसीलिए इसी को वो की फैक्टर के तौर पर काम में लेते थे। इंडियन प्रोड्यूसर्स भी किस तरह से एडवर्टीजमेंट करते थे, ये एडवर्टीजमेंट करते थे नेशनलिस्ट मैसेजेस के साथ। उस टाइम पर नेशनलिज्म काफ़ी पीक पर था, अपने आप जानते हो, चाहे 1885 से बात करें हम, तब से लेकर, मतलब कांग्रेस बनने से लेकर के आज़ादी मिलने तक का जो टाइम था, उस टाइम पर हर एक तरीके से नेशनलिस्ट सिंबलाइजेशन उसमें होता रहा। 1857 से ही बात करूं तो और भी अच्छा, 1857 से जब रिवॉल्ट हुआ हमारा फर्स्ट, वहां से नेशनल सेंटिमेंट्स लोगों में आना शुरू हो चुका था। तो यहां पर क्लियरली लाउड तरीके से मैसेज सर्कुलेट किया जाता था प्रोडक्शन के लिए कि हमारे यहाँ का ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, आपको ये खरीदना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वो चीज जो कि ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इफ यू आर केयर फॉर द नेशन, अगर आप देश के लिए सोचते हो तो आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जो इंडियंस ने बनाया है। इस तरह के एडवर्टीजमेंट वो लोग स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी काफी तेजी से उन्होंने चलाया, और काफी वो चला भी, ठीक है।
एंड ऐसा होना भी चाहिए, हमें हमारी चीज़ों पर ही ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हमारी इनकम तभी जनरेट हो सकती है, देश में लोगों की इनकम तभी जनरेट हो सकती है जब हम हमारे खुद के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, आपने नहीं पढ़ी है तो हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी इसको बताया है, आपके इकोनॉमिक्स में, एंड नो डाउट आपको बीच बीच में तो सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, नहीं देखा है तो वो देखना डेवलपमेंट वाला चैप्टर। तो दिस इज हाउ दे हैव प्रमोटेड देयर बिजनेसेस एंड इसी के थ्रू उन्होंने बूम गेन किया अपना एक्टिविटीज़ में या फिर प्रोडक्शन वर्क में, ठीक है। सो यहाँ पर एक छोटा सा हमने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स का एक कॉलम बनाया है, इसमें से आपको ये जो डेट्स हैं थोड़ी सी याद रखनी है 1 मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखें 1730 में जो फैक्ट्रीज आई एग्जिस्टेंस में आई, 18th सेंचुरी के अंदर फैक्ट्रीज आ गई थी इंग्लैंड के अंदर। 1764 में जेम्स स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ। 1854 बॉम्बे में कॉटन मिल स्टैब्लिश हुई। 1855 बंगाल में फर्स्ट जूट मिल स्टैब्लिश की गई। 1860 यहां पे कानपुर के अंदर एक एल्गिन मिल स्टैब्लिश की गई। 1860 अगेन अहमदाबाद में कॉटन मिल टेक्सटाइल फर्स्ट। 1871 जेम्स ने यहां पे स्टीम इंजन, और इसके बाद में नए तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी, क्योंकि स्टीम इंजन ने बहुत चीजों को स्पीड दे दी थी। तो जेम्स के थ्रू बनाए हुए स्टीम इंजन के थ्रू यहां पे नए तरीके का एक नया एरा आप बोल सकते हो वो स्टार्ट हो गया था। 1874 फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल मद्रास के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। प्लीज इसको याद रखना, ये सारे पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से। 1900 की बात करें, एक म्यूजिक पब्लिक, ये याद करो चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था मैंने तुम्हें कि ईटी पॉल ने एक म्यूजिक बुक प्रिंट करा, उसके ऊपर उन्होंने पोस्टर्स बनाए, और वो एक तरीके का फर्स्ट आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाने वाला, शो करने वाला एस्पेक्ट था। 1912 इसके अंदर फर्स्ट स्टील प्लांट लगाया गया टाटा के थ्रू। एंड 1917 यहां पे हुकुम चंद जी द्वारा कैलकाटा के अंदर पहली इंडियन जूट मिल स्टैब्लिश की गई। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो थ्रू द मैसेज, थ्रू द कमेंट बॉक्स यू मे टेल अस, और हम उसको उस टॉपिक को वापस आपको पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपके कोई भी डाउट होते हैं तो वो भी प्लीज़ शेयर किया करें, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। सो वी विल ट्राई कि आपको हम और तेज़ी से रैपिडली दूसरे टॉपिक्स जो आपको पढ़ाने हैं वो पढ़ा सकें, साथ ही साथ हमारे एनटीएससी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकें। कहीं और भी अगर आपको डाउट है तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपका और हमारा जो कनेक्टिविटी है वो बन सके, एंड नो डाउट कभी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी सब्जेक्ट में तो वो सॉल्व हम कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड हैव अ नाइस डे।